Hello students. Last time we discussed about psychoanalytic model of abnormal behavior. I hope you must have understood all the concepts of that model. पिछली बार हमने डिस्कस किया था साइकोएनालिटिक मॉडल और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो समझ आ गई होंगी उसकी कॉन्सेप्ट्स। बाकी बीच में हम लाइव सेशन कोई कर लेंगे गूगल मीट वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी देन विल एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स इन दोज सेशंस। तो जो सेकंड मॉडल आप लोगों के सिलेबस में है वो है बिहेवियरिस्टिक मॉडल या व्यवहारवादी सिद्धांत। अब जैसे जो साइकोएनालिटिक मॉडल था वो उसको बनाने में, उसको फॉर्मुलेट करने में फ्रॉइड का योगदान था। तो उसी तरह से ये जो मॉडल है इसमें मोर देन वन साइकोलॉजिस्ट जैसे पेवलोव, वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन सब लोगों का इसमें योगदान है। इनकी रिसर्च के कारण, इनके कंट्रीब्यूशन के कारण ये मॉडल जो है वो बनकर सामने आया। अब ये नाम आपको फेमिलियर भी लग रहे होंगे। पेवलोव है, वॉटसन है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है। फर्स्ट ईयर में जो आपने लर्निंग जब स्टडी किया था तो उसमें ये सारे नाम आपने पढ़े थे कंडीशनिंग में। अगर आप याद करें तो आपको एक मैं और सजेस्ट ये करूँगी कि इस मॉडल को अच्छे तरह समझने के लिए आप लोग फिर से कंडीशनिंग पढ़ें दोबारा से कि कंडीशनिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। उससे फिर जो है आप इस मॉडल को और अच्छे तरह से समझ पाएंगे जब आपका वो पुराना जो नॉलेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। अब दिस मॉडल बिलीव्स दैट देयर आर there's the role of two types of learning in the development of abnormal behavior. ये मॉडल ये बिलीव करता है कि जो abnormal behavior है वो दो तरह की learning के कारण जो है वो सीखा जा सकता है या व्यक्ति के अंदर आ सकता है। वो दो तरह की लर्निंग कौन सी है? एक तो है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू। अब ये दोनों चीज़ें ही, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में की हुई हैं लर्निंग में। तो इनको आपको दोबारा पढ़ना है अच्छी तरह से फ्रॉम लर्निंग चैप्टर। देन सबसे पहले थोड़ा मैं रिव्यू कर दूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या पढ़ा था आपने, क्या होता है। दिस प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय पेवलोव इन 1904। पेवलोव ने एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो दिया था। कब दिया था? वाइल स्टडिंग सेलिवेशन इन डॉग्स। जब वो डॉग्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। ही वॉज बेसिकली फिजियोबायोलॉजिस्ट जो कि रिसर्च कर रहा था अपने किसी और काम के लिए डॉग्स के ऊपर। सेलिवेशन को स्टडी कर रहा था, डाइजेशन से रिलेटेड स्टडीज़ जो है वो कर रहा था एनिमल्स के ऊपर। तो वाइल ही वाज स्टडिंग सेलिवेशन इन डॉग्स, तो उसको ही केम अक्रॉस सर्टन फिनोमिना which he found interesting, and then he started researching further on those lines. In his research, he found that the dogs salivated even at the sound of the bell when it was presented many times before the food was presented to dog. अब अगर आपको याद हो या याद आ गया हो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हुआ था, पेवलोव ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वहाँ उसने डॉग्स पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो डॉग्स थे उनको हंग्री रखा गया, भूखा रखा गया, और फिर जो है जैसे ही उनके सामने कोई खाना लेकर आता था तो वो फूड को देख के तो सेलिब्रेट करते ही थे डॉग्स, लेकिन जब धीरे धीरे जो व्यक्ति खाना लेकर आता था, जब वो उसको देखते थे या उसके आने की आहट सुनते थे, तो तब भी वो सेलिब्रेट करने लग गए थे। एंड फिर उसने क्या किया, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए या और चीज़ों का पता लगाने के लिए उसने क्या किया कि फूड से पहले
बेल बजानी एक शुरू कर दी। बेल बजती थी और उसके बाद उनको खाना दिया जाता था डॉग्स को। तो उसने देखा कि धीरे धीरे जो खाना देख के प्रतिक्रिया होती थी सैलिवेशन की, वो जो है वो बेल की आवाज़ से भी होने लग गई। बेल जो था पहले मीनिंगलेस उद्दीपक था या स्टिमुलस था फॉर द डॉग, बट नाउ इट वाज एसोसिएटेड विद सम मीनिंगफुल stimulus, that is food, and that is how it also became important. तो बेल भी important हो गया क्योंकि उसको फूड के साथ दिया जा रहा था। The pairing between food and the bell made the dog salivate. अब जैसे दोनों के बीच में जब जुगलबंदी कर दी गई फूड एंड बेल के बीच में, तो उसकी वजह से बेल की आवाज़ से भी salivation dogs में होने लगी. Further, it was found that the dog started salivating at the similar sounds as that of the bell. अब ये तो था कि बेल की वजह से सैलिवेशन होना शुरू हो गया, साथ ही साथ क्या हुआ कि ये भी होना शुरू हो गया कि बेल से मिलती जुलती जो भी साउंड्स थी उनके ऊपर भी सैलिवेशन डॉग्स में होना शुरू हो गया। दिस वॉज टर्म्ड एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। अगर आपको याद हो तो सामान्यीकरण क्या होता है ये भी हमने किया था पिछली क्लास में। तो अब बेल से मिलती जुलती जितनी भी और साउंड्स थी उनके ऊपर भी वही रिएक्शन जो था या वही रिस्पॉन्स जो था दैट इज़ दैट ऑफ सैलिवेशन वो होना शुरू हो गया, एंड दिस वाज टर्म्ड एज जनरलाइजेशन और स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मतलब मिलती जुलती चीज़ों से भी वही प्रतिक्रिया शो करना जो कि ओरिजिनली किसी एक चीज़ से थी। It was also found that when the food was given several times without the sound of the bell preceding it, the dog stopped salivating to the sound of bell. This was termed as extinction. अब जनरलाइजेशन की बात हमने पहले की थी, तो जनरलाइजेशन यहाँ पे उसने देखा कि किस तरह से हो गई बेल से मिलती जुलती चीज़ों के लिए। अब दूसरी चीज़ जो देखी कि जब उसने पावलोव ने खाने से पहले बेल को बजाना बंद कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि बेल की साउंड से सेलिवेशन होना भी बंद हो गया डॉग्स में। इसको हमने बात की थी कि क्या कहते हैं ऐसे कि पहले कोई चीज़ सीखी उसके बाद वो चीज़ जो है वो रिस्पॉन्स जो है फिर से ख़त्म हो गया, दैट वाज कॉल्ड एक्सटिंक्शन या हिंदी में विलोपन। ये भी हम बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो इस तरह से एक्सटिंक्शन हो गया। Another phenomena known as spontaneous recovery was discovered, where the dog sometimes suddenly started salivating again at the sound of the bell, which was found extinct earlier. एक्सटिंक्शन हो गया। अब एक और चीज़ सामने आई, वो ये कि एक्सटिंक्शन होने के बाद जब दोबारा से बेल और फूड को इकट्ठा किया गया तो सडनली या अचानक से फिर से डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, तो उसको बोला गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ। ये भी हम पहले कर चुके हैं पिछली क्लास में बात। देन ये सारी चीज़ें सामने आई, जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण की, एक्सटिंक्शन या विलोपन की, देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ की, ये सारी चीज़ें जो है सामने आई। देन वॉटसन भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने एक स्टडी किया एक बच्चे के ऊपर जिसका नाम था एल्बर्ट, एंड ही वाज 7-8 months ओल्ड चाइल्ड, जिसने कि कंडीशनिंग का रोल बताया कि किस तरह से कंडीशनिंग के थ्रू कोई व्यवहार जो है वो सीखे जा सकते हैं। तो क्या हुआ कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन का भी एक उदाहरण बन गया। इसमें क्या हुआ कि जो ये बच्चा था एल्बर्ट, ही यूज्ड टू प्ले विद अ रैबिट विच वाज ऑफ वाइट कलर, एंड आराम से खुशी से उसको देख के खुश होता था, उसके साथ खेलता था। अब क्या किया वॉटसन ने कि एक्सपेरिमेंट
करने के लिए या देखने के लिए किस तरह से कंडीशनिंग का प्रभाव जो होता है वो पड़ता है। तो उसके लिए उसने क्या किया कि जैसे वो खेलने के लिए उसके आगे बढ़ता था रैबिट से, तो उससे पहले एक लाउड डरावनी सी आवाज़ जो है बजानी शुरू कर दी वॉटसन ने। एंड उससे क्या हो गया कि वो जो है डर गया, क्योंकि वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी। अब जो बच्चा पहले कंफर्टेबली खेलता था रैबिट के साथ विदाउट एनी फियर, उसने, क्योंकि उसके साथ लाउड नॉइज़ को वॉटसन ने एसोसिएट कर दिया था, तो अब वो उससे डरने लग गया। जैसे ही रैबिट उसके सामने आता था तो जो बच्चा था, अल्बर्ट था, वो ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देता था। तो इन सब चीज़ों से, इन सब उदाहरणों से हमने हमें पता चला कि इन द डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर क्लासिकल कंडीशनिंग होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन। ऑल द इरेशनल फियर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस प्रिंसिपल, कि हम किस तरीके से अपने जीवन में अनुचित डर इत्यादि जो ऐसी चीज़ें हैं उनको हम सीख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से। वो हमने देखा कि जैसे एल्बर्ट के एग्जाम्पल से कि पहले वो आराम से उस चीज़ से खेलता था, लेकिन जब उसके साथ कुछ डर वाला जो स्टिमुलस था वो एसोसिएट हो गया रैबिट के साथ, तो वो जो है वो डरने लगा उस रैबिट से। तो इसी तरह से हम सपोज़ हम किसी चीज़ के साथ पहले बड़े कंफर्टेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई कि जिसके साथ वो चीज़ जुड़ गई, तो हमेशा के लिए हमारे मन में उन चीज़ों के प्रति इरेशनल फियर या डर जो है बैठ जाता है, जो कि आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ सकता है और फोबिया का रूप ले सकता है, विच इज़ डिसप्रपोर्शनेट फियर, और जिसमें कि व्यक्ति का जो तर्क शक्ति है वो कम हो जाती है और वो फिर बहुत ज़्यादा इरेशनली डरने लग जाता है उन चीज़ों से जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको फोबिया कहा जाता है, विच इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देन और एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी में कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद वो हमेशा के लिए गाड़ी में बैठना उसने छोड़ दिया, इधर उधर जाना छोड़ दिया उस डर के मारे, या उस रास्ते से जाना छोड़ दिया जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। किसी बच्चे को बचपन में बिल्ली ने या कुत्ते ने काट लिया, तो ज़िंदगी भर वो कुत्ता बिल्ली से इतना ज़्यादा डरने लग गया कि वो उनको देख भी नहीं सकता, रोना चिल्लाना इवन एज एन एडल्ट भी वो उनको फेस नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पाया गया कि थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग व्यक्ति जो है अपने जीवन में सीखता है, जिससे कि एबनॉर्मल बिहेवियर की शुरुआत हो सकती है। Then example of little Albert is a vivid example of acquisition of fear response through stimulus generalization, where he started fearing anything which is fluffy, soft and white. अब ये जो लिटिल एल्बर्ट वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें ये भी देखा गया कि नॉट ओनली कि वो उस रैबिट से डरने लग गया जिससे वो इतना खुश होता था खेलते हुए, कंफर्टेबल था, बल्कि जितनी और चीज़ें भी उससे मिलती जुलती लगती थी उसको, कोई सॉफ्ट टॉय था या कोई उस तरीके का वाइट कलर का कोई भी और चीज़ जो उससे मिलती जुलती शक्ल की लगती थी, उन सभी से उसने डरना शुरू कर दिया और वो सबको देख के रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि किस तरीके से हम जनरलाइज कर देते हैं कि उससे मिलती जुलती चीज़ें, जिस चीज़ से हमारे मन में कोई डर बैठ गया, फियर बैठ गया, उससे मिलती जुलती सब चीज़ों से फिर हम डरने लग जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं। तो इस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर की शुरुआत क्लासिकल कंडीशनिंग और स्टिमुलस जनरलाइजेशन के माध्यम से होती है। दिस थियरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स एक्विजिशन ऑफ वेरियस फोबियाज इन चिल्ड्रन। से हम बात कर ही चुके हैं कि इस तरह से बच्चों में विभिन्न प्रकार के फोबिया या दुर्भीति की शुरुआत भी होती है, कि जैसे एल्बर्ट का हमने एग्जाम्पल लिया, तो इसी तरह से जब फियर जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट बन जाता है तो वो फोबिया कहलाता है, और जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जो है व्यक्ति दिखाता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने से भी उसको डर लगने लगता है, वो कांपने लगता है, उसको बेहोशी आ सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, तो वो फोबिया हो गया। तो इस तरह से हम
जीवन में बहुत सारे इरेशनल बिहेवियर जो हैं वो इसलिए सीख लेते हैं क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हमारे कनेक्शंस बन गए हैं उन चीज़ों के साथ। और अगर एक चीज़ के साथ अनप्लेजेंट कोई कनेक्शन बन गया है किसी वजह से, क्योंकि वो चीज़ जो है वो किसी फियरफुल चीज़ के साथ या किसी अनप्लेजेंट चीज़ के साथ एसोसिएट हो गई है, तो हम उसको जनरलाइज भी कर लेते हैं, फिर उससे मिलती जुलती सब चीज़ों के साथ उसका उस तरीके का कनेक्शन जो है हम बना लेते हैं, या कनेक्शन जो है हमारे अंदर बन जाता है। किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई झगड़ा हुई तो उसके जितने भी दोस्त हैं वो भी आपको बुरे लगने लग जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई व्यक्ति को आप पसंद करते हैं और उससे मिलते जुलते लोग हैं उनको आप पसंद करेंगे। तो इस तरह से जनरलाइजेशन हो जाता है। तो थ्रू जनरलाइजेशन, थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, हम जो है बहुत सारे इररेशनल बिहेवियर्स को सीख लेते हैं जो कि आगे चलकर एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा करने में रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज़ हाउ थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग lot of irrational behaviors, irrational fears and phobias can be learned. Then अगर हम बात करें देन थ्रू इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी हम बहुत सारे नॉर्मल बिहेवियर्स को सीख लेते हैं, विच इज़ सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनिंग। Unconditioned stimulus and conditioned stimulus pairing was the basis of classical conditioning, whereas in operant conditioning the basis is reward and response. अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हुआ, क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड स्टिमुलस, अगर आपको याद हो पिछली क्लास का, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस था फूड, अनकंडीशनड स्टिमुलस का एग्जांपल था बेल। तो इन दोनों को जब इकट्ठा दिया गया तो उससे जो है वो सीखने की प्रक्रिया हुई और कई तरह के गलत व्यवहार भी हमने, फियर्स एंड फोबियाज भी सीख लिए। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो बेसिस है वो है रिवॉर्ड एंड रिस्पॉन्स, मतलब इन दोनों चीज़ों की पेयरिंग होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि व्यक्ति कोई व्यवहार करता है या कोई एनिमल कोई रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स कोई शो करता है पहले वो, एंड देन अगर उस रिस्पॉन्स के लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है तो that behavior is repeated. No? So the behaviors which are rewarded are found to be repeated, whereas those responses or behaviors which are punished have very little or no chance for repetition. So those behaviors are repeated for which a person is rewarded, and those behaviors for which a person is punished have little or no chance for repetition. This is what we do in our lives also, that जिन चीज़ों से हमें किसी तरीके का कोई फ़ायदा होता है, पुरस्कार मिलता है, किसी भी तरह का पैसा मिलता है, अप्रिसिएशन मिलती है, नाम प्रतिष्ठा मिलती है, तो उन बिहेवियर्स या उन रिस्पॉन्सेस को हम करते हैं, उन कामों को हम करते हैं। ऑन द अदर हैंड जिससे हमें किसी तरीके का पनिशमेंट मिलता है, निंदा का सामना करना पड़ता है, उन व्यवहारों को हम नहीं करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में इस तरह से रिवॉर्ड और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन पैदा हो जाता है। जैसे वहाँ अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस के बीच में कनेक्शन हुआ था क्लासिकल कंडीशनिंग में, यहाँ पर रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, एंड देन वी डू ओनली दोज रिस्पॉन्सेज, show only those responses which are rewarded. The importance of reinforcement is highlighted in this model. The positive reinforcement is a reward and negative reinforcement is a punishment. अब इसमें इस मॉडल में reinforcement या पुनर्बलन को बहुत महत्व दिया गया है, एंड दो तरह की reinforcement बताई गई है, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में भी पिछली क्लास में। पॉजिटिव reinforcement जिसको हम रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, एंड नेगेटिव reinforcement जिसको हम पनिशमेंट कह सकते हैं।
तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कि कोई व्यवहार सीखा जाएगा या नहीं सीखा जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी। The emphasis of the model is on the response or behavior of a person to get reward. Hence, the behavior or response is an instrument to get reward. Again, the emphasis lies in the um, repetition of some behavior to get some kind of reward or to escape from punishment. Skinner experimented on white rats and found that rats learned to open the cage, press the lever to get food, and even saved themselves from electric shock by escaping to another chamber at the lighting of some light, say red light, or even switching off the shock. अब स्किनर ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। अगर आपको याद हो, स्किनर बॉक्स की बात भी आपको ज़रूर याद होगी। स्किनर ने एक बॉक्स बनाया जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें उसने लगा के फिर देखा कि किस तरह से जो रैट्स हैं वो बिहेव करते हैं। रैट्स हैं, कैट्स हैं, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो कुछ वाइट रैट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए और उसने पाया कि किस तरह से वो जो रैट्स थे उन्होंने केज को खोलना, जिसमें वो बॉक्स में डाले गए थे या पिंजरा जैसा जो था, स्किनर बॉक्स जो था उसमें जिसमें डाले गए थे, उसको किस तरह से खोला जा सकता है वो सीख लिया। लिवर को प्रेस करना सीख लिया फूड प्राप्त करने के लिए। एज यू माइट रिमेंबर, स्किनर बॉक्स में किस तरह से लिवर और फूड शूट थी और जिसको दबाने से उसको फूड मिल जाता था। और इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिक करंट से अपने आप को बचाना सीख लिया। जैसे ही एक लाइट जलती थी, से रेड लाइट बल्ब जलता था, तो वो सीख गया कि अब शॉक मिलने वाला है और उससे पहले ही वो दूसरे चैम्बर में छलांग मार देता था। और इवन ये भी सीख लिया उसने कि इसको, इलेक्ट्रिक शॉक को स्विच ऑफ कहाँ से किया जा सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे इन साइकोलॉजिस्ट ने किए अलग अलग परिस्थितियों में, ये देखने के लिए कि किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है एनिमल्स का और किस तरह से वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू डिफरेंट बिहेवियर्स को ज़रूरत के हिसाब से सीख जाता है। Then abnormal behavior can be explained through this model in the light of the fact that a person may learn inappropriate behavior to get reward. अब abnormal behavior जो है वो भी उसको भी ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से व्यक्ति गलत व्यवहार करके भी रिवॉर्ड प्राप्त करना सीख जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जो गलत होते हैं व्यवहार, लेकिन फिर भी वो हमें रिवॉर्ड दिला देते हैं। एंड जब लोग इस तरह की चीज़ों को सीख जाते हैं तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है उनके अंदर उसकी नींव पड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल ने विड्रॉल बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन एस्केप where a person is unable to face the realities of life and turns to fantasy instead. अब विड्रॉल बिहेवियर एक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ कर देता है सबसे, लोगों से अलग रहना, बिल्कुल अकेले रहना, बातचीत नहीं करना, जिम्मेदारियों को नहीं निभाना, बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर देता है। और ये एक तरह का व्यवहार है जो व्यक्ति सीख लेता है अपने जीवन की रियल परिस्थितियों के जो चैलेंजेस हैं या संघर्ष हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए, उनसे दूर रखने के लिए, अपने दुखों से दूर होने के लिए। तो और फिर क्या करता है कि रियलिटी से दूर हो जाता है एंड टर्न्स टू फैंटेसी इंस्टेड। इमेजिन करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, डे ड्रीमिंग करता रहता है, जैसे सब कुछ जो है उसके साथ बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी दुनिया में रह रहा है, वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। उस तरह की कल्पनाएं जो हैं वो करता रहता है और अपने आप को वास्तविकता से अलग कर लेता है। एंड दिस सो द सीड्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाती हैं। देन सम पीपल लर्न द बिहेवियर ऑफ हार्मिंग अदर्स थ्रू aggression and other similar wrong behaviors when they get reward through it. अब क्या होता है कि लोग जो हैं गलत काम करके, दूसरों का नुकसान करके, दूसरों को डरा धमका के
कई तरह के लाभ प्राप्त कर लेते हैं, पुरस्कार उनको एक तरह से मिल जाते हैं। एंड आपने देखा होगा लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग और गुंडागर्दी करने वाले लोग, ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को डरा धमका के अपने काम निकलवा लेते हैं, उनसे अपना मतलब निकलवा लेते हैं, जो कि उनके लिए एक रिवॉर्ड का काम करता है, और इसलिए वो इन व्यवहारों को बार बार करते रहते हैं, जो कि जबकि ये जो व्यवहार हैं ये गलत है, ये नॉर्मल बिहेवियर्स नहीं है। एंटी सोशल बिहेवियर्स भी व्यक्ति जो है इस कारण सीखता है। चोरी है, लूटपाट है, या और हर तरह के अपराध जो है एक तरह से वो उनको रिवॉर्ड दिलाते हैं, तभी तो वो इन अपराधों को करते हैं। अदरवाइज़ वो क्यों अपने आप को कानून की उसमें डालेंगे, कानून के का उल्लंघन करके अपने आप को खतरे में क्यों डालेंगे? क्योंकि उनको ये रिवॉर्ड दिलवाते हैं। चोरी की, इजी क्विकली मनी प्राप्त करने के लिए किसी चोरी कर ली, रिवॉर्ड मिल गया, सीख लिया वो व्यवहार, बार बार चोरी करने लगे, चोर बन गए, फिर और लूटपाट करने लगे, फिर मर्डर्स करने लग गए इन कामों के लिए। तो इस तरह से रिवॉर्ड जो है वो गलत व्यवहारों को करके अगर मिल रहा है किसी को, तो वो वही व्यवहार सीख जाता है। इसी तरह से सामान्यतः व्यक्ति जो है अपने जीवन में नेगेटिव एटीट्यूड सीख लेता है। अगर उन एटीट्यूड से उसको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो उनको सीख लेता है। प्रेजुडिसेस सीख लेता है। ड्रग एब्यूज़ क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनको किसी तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है उससे। रिवॉर्ड क्या मिल रहा है कि वो फैंटेसी में रह रहे हैं, वो एक अलग ही दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ उनको कोई दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, स्ट्रगल्स नहीं है, तो इसलिए बार बार वो लेते हैं। उसी तरह से अल्कोहल का सेवन, अल्कोहलिज्म इसीलिए पनपता है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है वो गलत व्यवहार सीखने में भी व्यक्ति को सहयोग करती है, और किस तरह से व्यक्ति जो है थ्रू दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग गलत व्यवहार या नॉर्मल व्यवहार जो है वो सीख लेता है। दो ये दोनों टाइप की कंडीशनिंग जो है, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो और चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग के मेथड्स हैं हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करते हैं। लेकिन अगर उसका गलत तरीके से हम सीखना शुरू कर देते हैं, इनके माध्यम से गलत चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, तो यही चीज़ें जो है हमारे लिए वो एबनॉर्मल बिहेवियर की नींव का कारण भी बनती हैं। Okay, we'll finish this here, and this way you have finished your second unit also, which was about psychoanalytic